वेलकम अगेन। पिछली क्लास में हमने बात की कि किस प्रकार मकान मालिक का लड़का जिसके मकान में वो रहती थी बेबी हालदार, वो किस प्रकार उसे तंग करता था और बेबी हालदार ने उस मकान को बदलने का भी मानस बना लिया था। देखिए आगे, मैं अपने काम पर जाती रही और साथ ही साथ घर भी ढूंढती रही। एक दिन काम पर से मैं घर लौट रही थी तो मैं देखा कि मेरे बच्चे रोते रोते दौड़ते चले आ रहे हैं। मेरे पास आवे बोले, मम्मी मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया। बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी कि यह क्या हो गया। मैंने कहा चलो चलकर देखती हूँ। वहाँ पहुँचकर देखा कि सचमुच ही घर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है। वह सब देखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ। इतनी जल्दी दूसरा घर भी कहाँ मिलेगा। बच्चों को अपने पास बिठाए मैं रोने लगी। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा था, आसपास के जो और घर थे उन्हें भी तोड़ डाला था। लेकिन उन घरों में कोई न कोई मर्द बड़ा लड़का स्वामी ज़रूर था, जबकि मेरे यहाँ होते हुए भी कोई नहीं था। इसलिए मेरा सामान अभी तक उसी तरह बिखरा पड़ा था, जबकि दूसरे घरों के लोग अपना सामान एक जगह सहेज कर नया घर खोजने निकल गए थे। हमें छोड़ वहाँ बस कुछ ही लोग और बच्चे थे, कुछ ही लोग बचे थे। वे इसलिए रुक गए थे क्योंकि मेरे बच्चों से उन्हें मोह था और घर की वैसी हालत में वे उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं रो रही थी और मुझे रोते देख वे मेरे बच्चे भी रोने लगे थे। ऐसे समय में मेरी मदद को सामने आने वाला मेरा अपना कोई नहीं था। पास ही मेरे दो भाई रहते थे। उन्हें मालूम था कि मैं कहाँ रहती हूँ। उन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ के सभी घर तोड़ दिए गए हैं, फिर भी वे मेरी खोज खबर लेने नहीं आए। तो भाइयों से भी बेबी हालदार को कोई सहायता या सहयोग नहीं मिला। मैंने सोचा माँ होती तो देखती मैं आज किस हाल में हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट और कितना दुख भोगना लिखा है। उस दिन फिर कहीं घर खोजना खाजना नहीं हुआ। रात 7-8 बजे भोलादा आया। वह मुसलमान था और पास ही में रहता था। उसका घर भी तोड़ दिया गया था। वह हम लोगों की तरफ का रहने वाला था और मेरे भाइयों और मेरे बाबा को भी जानता था। मेरे बच्चों से उसे बहुत लगाव था। भोलादा ने कहा, इस तरह बच्चों के साथ रात में तुम अकेली कैसे रहोगी। इतना कहकर वह वहीं हम लोगों के पास बैठ गया। उस हालत में क्या किसी को नींद आ सकती थी। उस खुली गंदी जगह में हम सब ने ओस में वो रात किस तरह काट दी। सवेरे भोलादा ने कहा, तुम जहाँ काम करती हो वहाँ के साहब से बात करके देखो ना। मैंने सोचा ठीक ही तो कह रहा है। तातुस ने तो पहले ही कहा था कि रहने के लिए वह मुझे जगह भी दे सकते हैं। एक बार बात कर देख ही लूँ। मैंने उससे कहा, भोलादा तुम ही एक बार चलकर उनसे बात कर लो ना। मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं होती। भोलादा बोला, तो फिर चलो। मैं उसे लेकर चली आई। वो बाहर ही खड़ा रहा और मैं भीतर गई। देखा कि तातुश अखबार पढ़ रहे हैं। मुझे देखते ही वो बोले, क्या बात है बेबी, रोज तो तुम ऐसी नहीं दिखती, तुम्हारा मुंह ऐसा सूखा सूखा सा क्यों है। मैंने उन्हें सारी बातें बता दी कि कैसे हम लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ डाले गए हैं और कैसे सारी रात मुझे बच्चों के साथ बाहर ओस में रहना पड़ा। सारी स्थिति तातुश को वो समझा देती है। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया है, आपसे बातें करना चाहता है। मेरी बात सुन तातुश फौरन बाहर गए और भोलादा से बातें कर मेरे पास आए और बोले, तो तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई। बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही। तुम्हें रात ही में चले आना था। खैर अब बताओ कब आ रही हो। मैंने कहा, आप जब कहेंगे। तातुश बोले, अभी आ सकोगी। मैं राजी हो गई और घर जा एक रिक्शे में अपना सामान लाद बच्चों के साथ आ गई। रास्ते में मैं सोच रही थी कि तातुश तो एक ही बार कहने पर तैयार हो गए, अब आगे पता नहीं क्या होगा। तातुश ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। उस कमरे में अपना सारा सामान जमा मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तातुश ने ऊपर आकर देखा तो हंसते हुए बोले, तुम आज खाना न भी बनाती तो चल जाता, नीचे तो काफ़ी खाना रखा ही है। मैंने कहा, तो क्या हुआ, रखा रहे,
दादा लोग खाएंगे। दादा लोग मतलब तातुश के बच्चे। तातुश बोले, रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकोगी? अभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। तुम जो खाना बना चाहती थी उसी को रात में भी खाना पड़ता था। अब तो तुम यहीं आ गई हो तो दोनों समय गरम गरम खाना खिला सकोगी? इसके बाद से मैं खाना वाना और अन्य सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी। किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। तातुश मुझे काम करते देखते तो कभी कभी कहते, बेबी तुम इतना काम कैसे कर लेती हो? सारा दिन काम करती रहती हो, थोड़ा आकर मेरे पास बैठो। मैं बैठ जाती तो पूछते, बच्चों ने कुछ नाश्ता वास्ता किया कि नहीं? तुमने कुछ खाया वाया? जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ, फिर आकर अपना नाश्ता करना। जाओ जल्दी जाओ, इतनी देर हो गई और अभी तक उन्हें कुछ दिया नहीं। वो फिर कहते, यहाँ से थोड़ा दूध ले जाकर उन्हें दे दो। यहाँ आने के बाद से मेरे बच्चों को रोज आधा लीटर दूध मिलने लगा था। तातुश ने एक दिन कहा, देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी है, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। वह फिर बोले, देखो तुम यह कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस काम पर लगी एक लड़की हो या यह घर किसी और का है। इसे तुम अपना ही समझना। मेरी कोई लड़की नहीं है, मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा मानता हूँ। तो एक बेटी की तरह उन्होंने उसे अपनाया था। मैंने सोचा, भला यह भी कोई कहने की बात है? यह तो मैं ही जानती हूँ कि यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूँ। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते। कभी तबीयत खराब होती तो तातुश चिंता में पड़ जाते और मेरे कुछ काम स्वयं करने लग पड़ते। मुझे ज़बरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते। डॉक्टर मेरी जांच कर दवा लिख देता और मैं उसकी पर्ची लाकर तातुश को दे देती। वह जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आते। दवा सिर्फ लाते ही नहीं, बल्कि जिस समय जो दवा खानी है उसे निकाल कर दे भी देते और मेरे आनाकानी करने पर ज़बरन खिला देते। मेरे बच्चे बीमार पड़ते तब भी वो फौरन उनके लिए दवा ला देते। घर में काम करने वालों को इतनी अच्छी तरह रखे जाते मैंने कहीं नहीं देखा था। तो तातुश जो है वह एक अलग ही प्रकार के इंसान थे। घर में काम उनके यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तेल, साबुन, खाना पीना, कपड़े वपड़े, किसी भी चीज़ का अभाव वे लोग मुझे नहीं होने देते। मैं सोचती कि इतने घरों में मैं काम कर चुकी, लेकिन इस घर के लोगों जैसा व्यवहार कहीं नहीं देखा। ऐसा लगता जैसे इस घर की सब कुछ मैं ही हूँ। पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मुझे मिलेंगे या नहीं। इस घर में मुझे सुख ही सुख था, फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास हो उठता। 2 माह से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। तातुश शायद ये समझते थे कि एक दिन हठात उन्होंने पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? तुम कभी जाकर उसे मिलती क्यों नहीं? 1 बार, 2 बार, 3 बार वो पूछे ही जा रहे थे और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद मुंह नीचा किए मैं बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि वह कहाँ रहता है। तातुश चौंक कर बोले, यह क्या बेबी, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है? मैंने कहा, उसे जो लोग ले गए थे वे मेरे घर के पास ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने यह तो बताया था कि वह किस जगह रहता है, लेकिन उन्हें उसके घर का नंबर ठीक ठाक मालूम नहीं था। उन्होंने जो जो नंबर बताए थे वहाँ मैं गई थी, 1 बार नहीं कई बार, लेकिन हर बार घूम फिर कर लौट आई। बस इतना बार सुना है कि उस घर के मालिक की यही कहीं दवा की दुकान है। मैंने 2-1 लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी को ठीक से ही पता ही नहीं। तातुश चिंतित होकर बोले, यहाँ तो दवा की बहुत सी दुकानें हैं। उस दिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, वे लोग जब तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह जान समझ लेना चाहिए था ना। तुम्हें पता है ऐसे में न जाने क्या हो सकता है। उनकी बात सुनकर मैं चुप रही आई। कुछ ही क्षण बाद वो बिना मुझसे कुछ कहे बाहर चले गए और 3-1 घंटे बाद लौटे। आते ही वो फ़ोन करने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी। मैंने सुना वह किसी से बातें कर रहे हैं और साथ साथ मुझे बुला रहे हैं, बेबी बेबी सुनो।
मैंने सोचा वो इस तरह मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वो फ़ोन पर बात किए ही जा रहे थे। बातें करते करते वो मुझसे बोले, लो बात करो। मैंने पूछा, कौन है, किसके साथ बात करूं? वो बोले, बात करो ना, देखो कौन है। मैंने फ़ोन कान से लगाया। पता नहीं कौन हेलो हेलो किए जा रहा था। मैं उसकी आवाज़ पहचान नहीं पा रही थी। कान पर से फ़ोन हटा मैंने तातुश से पूछा, कौन बात कर रहा है? वो बोले, अरे तुम अपने लड़के को ही नहीं पहचान रही हो? मैं चौंक कर बोली, मेरा बाबू? मैंने फिर फ़ोन कान से लगाकर कहा, बेटा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वह बोला, माँ माँ कौन? बेबी। मैं बोली, हाँ बेटा मैं तेरी माँ। बेटा तू कैसा है? वो बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मैं यहाँ अच्छी तरह हूँ। उसकी बातों से मुझे लगा मेरा लड़का अब बड़ा हो रहा है। उसकी आवाज़ भी बदल गई थी। 2-1 मास में ही वह कितना बदल गया था। उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा होने लगी थी। तातुश भी समझ गए। उन्होंने पूछा, लड़के से मिलने जाओगी? मैं बोली, हाँ देख लेती तो और भी अच्छा लगता। वो बोले, तो बताओ कब जाओगी? मैंने कहा, आप जब ले जाएंगे। कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा वो बाहर पौधों में पानी दे रहा है। मुझे नहीं लगा कि वह वहाँ ठीक से हैं। मैंने सोचा, इन लोगों की यह वयस मतलब उम्र या अवस्था क्या काम करने की है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया। अपने भाई बहन को देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसके पास से मैं जब चलने लगी तो उदास हो गया। मैंने तब सोचा, उसे अब उस घर में नहीं रखूँगी, जैसे भी हो उसे अपने पास ही रखूँगी। तातु शायद यह सब समझते थे, इसलिए बीच बीच में मुझसे उसे फ़ोन कर हालचाल जानने के लिए कहते। मैं उसे फ़ोन करती तो वह सिर्फ ये जानना चाहता कि मैं कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है। मैं यह सोचकर बात टाल जाती कि कहीं वो बिना किसी को बताए मेरे पास आ गया तो तातुश क्या सोचेंगे। वह बातों बातों में कहते भी थे कि उसकी वयस्क का लड़का उन्होंने कभी नहीं रखा। उनकी यह बात मुझे कुछ दुखी ही करती और मैं सोचती कि इसका मतलब क्या यह है कि उन्हें मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है। वह कभी यह क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आओ। वो मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं तो फिर मेरा बड़ा लड़का ही क्यों उन्हें भारी पड़ता है। इस तरह कभी कभी बेबी के मन में ऐसी बातें भी आ जाती थी। मैं कुछ समझ नहीं पाती लेकिन कहती भी कुछ नहीं। होते होते एक दिन तातुश ने स्वयं ही कहा, तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना। सुनकर मैं बहुत खुश हुई। वह फिर बोले, उसके लिए यही कहीं काम देखो जिससे वह रोज़ तुमसे मिलजुल सके। लेकिन बेबी जानती हो, बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है, यह एक अपराध है। उसे वहाँ से छुड़ा लाना चाहिए। उसके लिए ऐसी किसी जगह काम देखो जहाँ रहते रहते वह कोई और काम या कुछ लिखना पढ़ना भी सीख सके। ऐसा ही कुछ हमें करना होगा। लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा? मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा, आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 2-1 घंटे का काम पकड़ सकती हूँ, तो मैं वैसा ही क्यों न करूँ। तातुश बोले, उससे क्या होगा बेबी, एक जगह से काम करके आओगी और आकर फिर यहाँ खटना होगा। ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ तक ठीक रहेगा। इतनी भाग दौड़ करना ठीक नहीं, और फिर उसकी ज़रूरत भी क्या है। अभी तो यह सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलाओ। तातुश की बातें सुन मुझे बहुत माया होती। मैं सोचती, इस तरह से तो कभी मेरे बाबा माँ ने भी मुझे ये नहीं समझाया। लगता है पिछले जीवन में वह सचमुच मेरे बाबा ही थे, नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की इतनी चिंता क्यों करते। थोड़ी देर बाद तातुश ने फिर कहा, तुम्हें मैंने लिखने पढ़ने का जो काम दिया है तुम वही करती रहो। तुम जितना समय यहाँ वहाँ के काम में लगाओगी उतना लिखने पढ़ने में लगाओ। तुम देखोगी एक दिन वही तुम्हारे काम आएगा। और कुछ करने की क्या ज़रूरत, इसी से काम चलाओ ना बेबी। और फिर यह भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। हमेशा कहते रहते हैं कि लिखती जाओ, लिखना बंद मत करना।
उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम वह न कर बाहर जा जाकर दूसरे काम कर रही हो तो वे मुझे ही तो दोष देंगे। कुछ दिन बाद तातुस ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, बेबी तुम अपने लड़के को वहाँ से ले आओ, मुझे उसका वहाँ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह इसी तरह दूसरों के घर में काम करता रहेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, यह ठीक नहीं। तातुस ने आगे कहा, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं नहीं चाहूँगा बेबी कि एक बच्चे का जीवन इस तरह नष्ट हो जाए। बेबी तुम आज ही जाकर उसे ले आओ। मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई। तातुस उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे, कोई ऐसी जगह जहाँ रहकर वह घर का काम करते करते कोई और हुनर या लिखना पढ़ना भी सीख सके। ऐसा घर लेकिन मुश्किल ही से मिलता है। मेरे पास अब मेरे 3 बच्चे थे, फिर भी मैं खुश नहीं थी। मैं सोचती हम लोगों को खिला पहना तो वो कर ही रहे हैं और कितना करेंगे हमारे लिए। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता। मैंने तय किया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूँगी। जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब भी बनाऊँगी। तातुस समझ गए थे कि खाने पीने को लेकर मैं भी कुछ उलझन में हूँ। वह मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगे। कभी कभी वह स्वयं प्लेट में खाना निकाल कर मुझे देते और उसी समय खा लेने को कहते। उन लोगों का ऐसा स्नेह देखकर कभी कभी मैं सोचने लगती कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था। मैंने इतने घरों में काम किया लेकिन इस घर जैसे लोग कहीं नहीं देखे। इसके पहले जहाँ भी मैं रही वहाँ काम के लिए मुझे महीना मिलता था, यहाँ वैसा कुछ नहीं था। तातुस कहते, बेबी यह समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूँ। तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे देता हूँ। तुम बस यही समझो कि तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ। तो इस प्रकार बेबी हालदार जो है तातुस के यहाँ अपने तीनों बच्चों के साथ किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रही है, किस प्रकार स्वाभिमान को भी वो अब बचा के रखना चाहती है और तातुस भी किस प्रकार उसकी भावना को समझते हैं, उसके साथ एक श्रेष्ठ व्यवहार करते हैं, एक उत्तम व्यवहार करते हैं। इसके बाद और बेबी हालदार आगे अपने जीवन में किस प्रकार के संघर्ष करती है और किस प्रकार एक लेखिका के रूप में हमारे सामने आती है, इसका अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।